तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। हम निकल गए थे घर से 4:30 बजे। मेरे साथ भट्टा भाई भी आ रहे हैं, पूरा नहीं आ रहे हैं बट बाय बाय करने आ रहे हैं, मुझे सी ऑफ करने आ रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक आएंगे। भट्टा भाई की अब फाइनली जॉब लग चुकी है। बट कमेंट्स में भट्टा भाई को कांग्रेचुलेशन बोल देना सब। एंड वी हैव रीच लच्छी वाला। अभी तो 1-2 घंटे तक अंधेरा ही रहेगा, काफी सारा रास्ता अंधेरे में ही कवर हो जाता है, तो उससे हमें चढ़ाई का इतना अंदाजा नहीं हो पाता, तो अंधेरे में काफी सही रहता है ट्रैवल करना। तो अभी हम जीवन वाला हरिद्वार रोड पर, यहाँ से हरिद्वार अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर है। तो भट्टा भाई को हम यहाँ से बाय बाय करते हैं। चलो भट्टा भाई। ओके बाय भाई, आराम से रहिए। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है नैनीताल की सोलो जर्नी। 5:27 इन द मॉर्निंग एंड मैंने फन वैली क्रॉस कर दिया है। यहाँ से हरिद्वार अब बचा है 28 किलोमीटर। सो गाइस मैंने 2 लाइट लगा रखी है, एक लगा रखी है ऊपर और एक लगा रखी है सस्पेंशन में। तो मैं सोच रहा हूँ जो ये लाइट है जो ब्लिंक कर रही है, इसको मैं पीछे लगाता हूँ, सो दैट कि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ मुझे इजीली देख सके, बिकॉज मैं अकेले जा रहा हूँ, पूरा अंधेरा है एंड ये हाईवे है, तो गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में होती है, तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वैसे कभी जा रहे हो हाईवे पे एंड थोड़ा बहुत डाउन हो, तो जितना ज़्यादा तेज पैडल हो सके आप उतना तेज पैडलिंग करो, तो ऐसे में आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड लाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छे ल्यूमेन की लाइट होना ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप 200-300 की लाइट लेते हो तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 500 से ऊपर की लाइट लेते हो। बहुत ठंडा हो रहा है सुबह यहाँ पे। तो यहाँ से हरिद्वार 10 किलोमीटर है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर से आपको थकान नहीं महसूस होगी बट आपकी जो मसल्स है उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बीच में ब्लड सर्कुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने यहाँ पे वाटर ब्रेक भी ले लिया, पानी मैंने पी लिया है, हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं हरि के द्वार यानी कि हरिद्वार, और मेरे सामने जो अभी देख रहे हो ये हरि की पौड़ी। अभी बज रहे हैं 6:30। मैं घर से 4:30 बजे निकला था, तो 2 घंटे लगे मुझे देहरादून से हरिद्वार पहुंचने में। तो जैसे आप हरिद्वार क्रॉस करते हो तो यहाँ से एक फ्लाईओवर ऊपर जा रहा है एंड एक नीचे जा रहा है। तो जो ऊपर वाला रास्ता है ये रुड़की और दिल्ली जाता है एंड हमको जाना है यहाँ से नीचे जो नजीमाबाद होके आपका नैनीताल जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप सीधे सीधे मत चले जाना। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा भी नया रूट, क्योंकि रुड़की रूट में मैं ऑलरेडी जा रखा हूँ साइकिल में, तो ये मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट रूट है, तो अब मुझे मज़ा आने वाला है। तो भाई ये वाली रोड अगर आपके पास अगर आपने वेट अपने साइकिल में काफ़ी लगेज रखा है तो ये रोड उसके लिए बहुत ख़राब होती है, क्योंकि ये आपके पूरे टायर में प्रेशर पड़ता है और आपके इसमें जो स्पोक्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और रिम बेंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप टूरिंग पे निकलो तो उससे पहले अपने जितने भी स्पोक्स हैं वो टाइट करवा लो एंड अगर आपका रिम हल्का सा भी बेंड है तो उससे स्ट्रेट करवा लो। तो 2.5 घंटे से साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ एक टी ब्रेक ले लूँ और अभी बस आती हुई जाना। ऐसे सड़कों में जितना हो सके अपनी लेन में रहो। वैसे यहाँ पे साइकिलिंग लेन तो है नहीं इंडिया में, बट जितना लेफ्ट हो सको उतना बेटर है। एंड ऐसे चमक धमक वाले कपड़े पहन लो फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। फाइनली धूप भी आ चुकी है, पूरे फेस पे पड़ रही है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो मेरी तरफ से एक और टिप है कि अगर आप कभी हाईवे में जाते हो, अगर आपको ऐसा ब्रिज दिखे तो उसका जो फुटपाथ है, जैसे मैं हूँ अभी फुटपाथ पे, इसके ऊपर साइकिल चढ़ा दो ताकि आप और आपकी बाइक सेफ रहे। अभी जैसे इस हाईवे में बिल्कुल भी गाड़ियाँ मतलब इतनी नज़र नहीं आ रही है, बट मुझे पता है न्यू ईयर में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी होने वाली है। न्यू ईयर में लोग शिमला मनाली नैनीताल वगैरह जगह बहुत जाते हैं, तो इसलिए मैंने अभी प्लान कर दिया। अभी मेरे साथ कोई और नहीं आ पाया, हर किसी का कोई ना कोई काम था। मैंने बहुत लोगों को पूछा बट हर कोई बिजी था, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था, बिकॉज अभी से जस्ट 1 हफ्ते बाद बहुत ठंडा हो जाएगा मौसम और बर्फ़बारी भी हो जाएगी। तो मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा जो कि मेरा अभी फेलियर था, बट वो फेलियर विल बी अ सक्सेस फॉर यू। जब भी आप लॉन्ग टूरिंग करते हो हमेशा अपना फ़ोन चेक करते रहो एंड मैप में हमेशा ध्यान दो। अब जैसे मैं घर से निकला था तो मुझे ये लगा कि सीधा सीधा जाना है, बट मैप में अगर आप दूर से देखोगे तो आपको सीधा ही लगेगा, बट छोटे छोटे टर्न्स भी होते हैं। तो जैसे मैंने देखा नहीं था मैप में कि मैप में मुझे लेफ़्ट लेना है एंड मैं कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने अभी यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा कि इंटरनेट हमेशा चेक करो क्योंकि इंटरनेट कहीं पे भी बंद हो सकता है। तो फिर यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट था, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ये वाला रास्ता है। अगर यहाँ पे पुलिस वाले नहीं होते तो मैं सीधा जा सकता था, तो वो भी रास्ता पहुँच जाता वहाँ पे, बट 15-20 किलोमीटर लंबा पड़ता। हर 15 से 20 किलोमीटर बाद अपने फ़ोन में अपना मैप ज़रूर चेक करें। ये जो आपको सामने कैनाल दिख रहा है, इस पर पूरा पानी जमा हुआ है, तो इसकी बदबू इतनी गंदी आ रही है
मतलब क्या बताऊँ, तो अच्छा मैंने ये वार्मर लगा रखा है। जैसे कि मैं टूरिंग तो करता हूँ बट साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, सो दैट कि अगर आप भी कभी टूरिंग करो तो थोड़ा आसानी रहे आपके लिए। तो एक और टिप मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा, तो जैसे कि अगर आप भी वीडियोज़ बनाते हो ट्राइपॉड लगा के जैसे मैं लगाता हूँ, तो ज़्यादा बावला मत बनो, हर जगह ट्राइपॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एरिया है, ये दिखने में शांत है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, बट यहाँ पे बंदर बहुत है भैया। अगर तुम्हारा ट्राइपॉड लेके बंदर ही उड़ गया ना फ़ोन के साथ, तो हो गए लेने के देने। तो इसलिए मैं अभी जगह देखता हूँ पहले, देन वहाँ पे ट्राइपॉड लगा के गाड़ी से साइकिल दूर लेके जाके फिर चला के आता हूँ। सो अभी मैंने 80 किलोमीटर कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू द मैप, एंड अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अगर आप नैनीताल जाओ तो आप भी, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 80 से 100 किलोमीटर के बीच में ही अपना ब्रेकफास्ट करें, उसके बीच में एक चाय पी लें। तो अभी तक पीछे से मैं 15 किलोमीटर चला चुका हूँ, एंड 15 किलोमीटर पूरा का पूरा ऐसी रास्ता है, बोरिंग। एंड मुझे वैसे एयरफोन लगा के साइकिलिंग की आदत भी नहीं है, तो अगर मैं गाने सुनता हुआ चलूँ तो मैं और बोर हो जाऊँगा। सो समीपुर मैंने क्रॉस कर दिया है, अब मैं आ गया हूँ नजीबाबाद रोड में, एंड यहाँ पे काफ़ी चहल पहल दिखने को मिल रही है क्योंकि ये मेन हाईवे है। सो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं नजीबाबाद। अब यहाँ से हमें नगीना धामपुर होते हुए काशीपुर जाना है। तो नजीबाबाद से ले लिया हमने लेफ़्ट, अब यहाँ से नगीना है 21 किलोमीटर्स और धामपुर है 45 किलोमीटर्स। अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ तो सोचा कुछ आपको कुछ बता दूँ। वैसे मैं सोलो राइड बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, बट इस बार सोलो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पार्टनर थे भट्टा भाई जी, वो तो हो गए बिजी। एंड वैसे जब मैं टूरिंग करता था तो लोग कहते थे भाई भंडारी मेरे को नहीं पूछता, मतलब जानने वाले ही। जब पूछा ना तो सबने मना कर दिया, अब लगा लो। सो बेसिकली ये एक ट्रायल है कि मैं देखना चाहता हूँ मैं सोलो राइड कर सकता नहीं कर सकता, कि मैं खुद की कंपनी एंजॉय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वैसे सोलो राइड के नुकसान और फ़ायदे क्या है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोलो राइड, ये मैं आपको आगे चल के आराम से बैठ के बताता हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने लगभग शायद 1.5 घंटा मैंने कंटिन्यूस चलाया है। टू बी ऑनेस्ट थकान बिल्कुल भी नहीं लगी है, फिर भी मैं यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ। रोड थोड़ा उधर है, हाईवे से थोड़ा अंदर आया हुआ मैं, यहाँ पे एक रोड थी और थोड़ा बगीचा सा है, तो सोचा ठंड में आराम से बैठ के, यहाँ पे कीड़े भी नहीं है तो मैंने सोचा बैठ जाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ सोलो राइड के प्रोस और कॉन्स क्या होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोज बताता हूँ। सोलो के प्रोज ये होते हैं कि आप अपने खुद को एक्सप्लोर करते हो, यू टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से बातें करते हो। मैं पहले एक बार जब मैं पौड़ी गया था सोलो, तब मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि मैं खुद से कैसे राइड कर सकता हूँ, क्योंकि एंड बाइक से भी कभी बार मैं ट्रैवल करता हूँ तो खुद से ही बातें करनी पड़ती है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो काफ़ी मज़ा आता है। एंड तुम चीज़ों को ढंग से नोटिस करते हो, क्योंकि जब मेरे साथ कोई और है नहीं बात करने के लिए, तो मैं ऑब्वियसली टाइम पास करने के लिए अपने सराउंडिंग्स को देखूंगा अच्छे से कि क्या चीज़ यहाँ पे है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये भी मैटर करता है, अगर आप कहीं भी जाओ तो सिर्फ डेस्टिनेशन तक मत जाओ, जो रास्ता है उसको भी इंजॉय करो और उसकी भी पूरी नॉलेज लो। सोलो राइड का एक और फ़ायदा ये है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते हो, आप खुद के भरोसे ही बाहर जाते हो, चीज़ें सीखते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको भी आप खुद ही फेस करते हो एंड उसका सोल्यूशन भी आप खुद ही निकालते हो। एंड इसके और प्रोस क्या हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये खुद चीज़ भी एक्सपीरियंस की है। जब अकेले आप साइकिलिंग पर निकलते हो तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जब बातें करते करते अपने दोस्त के साथ राइड करते हो तो जितना आप बात करते हो उतनी आपकी एनर्जी ख़त्म होती है। तो जब आप कम बातें करते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस आप कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हो। एंड सोलो ट्रैवलिंग का ये भी फ़ायदा है कि आप दोस्त बनाना, नए लोगों से बात करना भी सीख जाते हो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। अब आते हैं सोलो राइड की डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर। अगर कोई मैकेनिकल फेलियर आ गया तो आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अगर टायर पंचर हो जाए तो आपको, जब 2 लोग साथ में होते हैं तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है, थोड़ा जल्दी आपका रिपेयर हो जाता है पंचर। बट जब आप अकेले जाते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी जाता है माइंड। एंड फिजिकली भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो अगर साथ में आपके कोई है तो थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। बट आप जब अकेले जाते हो तो वही चीज़ थोड़ा बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। भाई जब आप रात को रूम में रहोगे तो अकेले बहुत बोरिंग होता है। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप पूरी जर्नी आपने एंजॉय भी कर ली, डेस्टिनेशन में भी आपने इधर उधर घूम लिया, एट द एंड आप जाओगे तो अपने रूम में ही, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अब हर किसी को यूट्यूब इंटरनेट चलाने का मन तो करता नहीं है, देन वहाँ पे थोड़ी बोरियत हो जाती है। पर्सनली मुझे तो ऐसे ही, मैं बहुत बोलने वाला बंदा हूँ और मुझे सुनना भी पसंद है। जब एक बार मैं केदारखंड ट्राई किया था लास्ट ईयर जनवरी में, तो ट्रैवलिंग में तो मज़ा आया, फिर लास्ट में जब रूम में आके मैं अकेले था ना तो मुझे बहुत ही भयंकर बोरियत रहती, बहुत ही भयंकर बोरियत। तो उस पर भी मैंने अपना ट्रिप था, एक दिन पहले ही मैं देहरादून आ गया था। अनदर डिफ़िकल्टी सोलो राइड में ये आती है कि अगर आप जंगल के एरिया में अगर आप साइकिलिंग करते हो, अभी तक तो ऐसा आया नहीं है, बट आगे काला ढूंगी हल्द्वानी के बाद जो आता है वो पूरा अपहिल आता है और जंगल वाला एरिया आता है। तो इन केस जब अकेले होते हो और गाड़ियाँ भी नहीं चल रही होती है तो वाइल्ड एनिमल्स का थोड़ा खतरा होता है। एंड अगर
चलो जानवर ना भी आए, फिर अंदर ही अंदर एक डर भी रहता है क्योंकि तुम अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो। अगर साथ में तुम्हारे कोई राइड कर रहा हो तो अंधेरा भी हो जाए ना एक तरीके से, तो इतना डर नहीं लगेगा क्योंकि हाँ तुम्हारे साथ में कोई तो है ना। इसीलिए जो मैं नैनीताल जा रहा हूँ, मैं काला डूंगी से डायरेक्ट नैनीताल के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले हल्द्वानी जा रहा हूँ, हल्द्वानी में रेस्ट करूँगा, देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं वहाँ से अपील करूँगा नैनीताल के लिए। क्योंकि अगर मैं सेकंड डे ही काशीपुर से नैनीताल के लिए गया वाया काला डूंगी, मैं चले जाऊँगा इजीली, बट ये कि मुझे जाते जाते अंधेरा हो सकता है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी 3rd बॉटल है पानी की, तो आप भी जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना पानी पियो। हाँ भाई मज़ा आ गया। अब आप बोल रहे होंगे कि इतने टाइम से पका दिया, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास यही ऑप्शन है, मैं सिर्फ कैमरे से ही बात कर सकता हूँ। ये पूरा का पूरा दलदल है, ऐसा लग रहा है कोई पार्क होगा। मुझे लगा था मैंने नगीना क्रॉस कर लिया है, बट अब मैं नगीना पहुंचा हूँ। तो हम पहुंच गए हैं मोहन रसगुल्ले वाले पे। ये है यहाँ का फेमस मोहन रसगुल्ले वाले। भाई साहब, मोहनलाल के मलाई रसगुल्ले खा के मज़ा आ गया। 35 रुपये का एक है। आप अगर कभी आओ तो नगीना में रुक के किसी को भी पूछ लेना मोहनलाल रसगुल्ले वाला कहाँ है, बता देंगे मेन रूट पे ही है। 35 रुपये का एक है, थोड़ा सा महंगा है, बट अब फेमस है तो रेट बढ़ाएंगे। बट हाँ मेरे हिसाब से टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, बट स्टिल मेरी माता इससे अच्छा रसगुल्ला बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे ऐसे हाईवेज बिल्कुल नहीं पसंद। ओ भाई मुझे लगा था पूरा कोहरा मिलेगा मुझे बट मिली क्या इतनी तगड़ी धूप। बाप रे 12:30 बज रहे अभी। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचता हूँ। तो धामपुर बचे अब सिर्फ 3 किलोमीटर। धामपुर में सोच रहा हूँ लंच कर लूँ एंड देन उसके बाद सीधा काशीपुर में ही मेरा डिनर होगा और वहीं मैं स्टे करूँगा। मतलब काशीपुर तो मैं मोस्ट प्रोबेबली पहुँच ही जाऊँगा, शायद हल्का हल्का अंधेरा होगा तब पहुँच जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे एक ये छाव वाली जगह मिली है, वो भी ऑपोजिट साइड। मैं वहाँ को जा रहा हूँ वैसे। तो यहाँ पे कम से कम मैं 10 मिनट रेस्ट करूँगा ही करूँगा, देन फिर से कंटिन्यूस 25 से 30 चला के फिर से 10 मिनट का रेस्ट करूँगा। अभी कम से कम मुझे 50 से 55 किलोमीटर और चलाना है काशीपुर के लिए। तो अभी बज रहे हैं 3 और फाइनली मेरा लंच हुआ है। भरपेट खा लिया है। साइकिलिंग पे भरपेट ही खाएं, गले तक मत खाएं, पर इतना कि पेट अच्छे से भर दे, ऐसा नहीं कि गले तक खा रहे पूरा। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं, सूरज भी डूब चुका है, हल्का हल्का अंधेरा सा हो रहा है। एंड काशीपुर में जस्ट पहुंचने वाला हूँ, 5 से 7 किलोमीटर ही दूर है। मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, तो बातें करते करते डिस्टेंस का पता नहीं चला और चलो अच्छा फ़ोन आ गया। तो फाइनली शाम के 6 बजे मैं काशीपुर पहुँच चुका हूँ। मज़ा आ गया, थकान नहीं लगी, दोस्त से बात करते हुए आया। अब रूम ढूंढना कोई अच्छा सा एंड बजट फ्रेंडली भी हो थोड़ा, लेट्स सी। वो इस काशीपुर में मुझे मिल गया है होटल। इस होटल का नाम है चैम्पियन होटल। तो मार्केट में मैंने पूछा कोई बजट फ्रेंडली होटल बता दो, तो लोगों ने ये सजेस्ट किया। तो यहाँ पे मुझे सिंगल बेड नॉन AC रूम मिल गया जिसका प्राइस सिर्फ 300 है और चेकआउट टाइमिंग है 12 बजे। वैसे भी मैं सुबह यहाँ से 6 बजे निकल जाऊँगा। ये यहाँ से दरवाज़ा है, यहाँ पर ये बेड है, इसमें भी इन्होंने ये जो बेडशीट है चेंज की है, चेयर लगी हुई है, यहाँ पे ये ब्लैंकेट है, ये यहाँ पे खिड़की है और नीचे रोड, यहाँ पे एक मिरर लगा है एंड ये बाथरूम है। सही है 300 रुपये के हिसाब से, क्योंकि एक रात के लिए काफ़ी 1000-1200 रुपये खर्चा करना ठीक नहीं है। ये होटल सस्ते हैं, ठीक है, आप सोचोगे चलो 300 में बहुत कुछ मिल रहा है, बट जो एक्सपेंसिव होटल होते हैं उनके बेडशीट भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके जो बेड होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जो तकिए होते हैं उनके जो शीट्स होती है वो भी नई होती। अब जैसे ये है, ये भले इन्होंने नई लगाई है बट जो तकिया है उसका कवर पुराना ही है, तो फिर ऑब्वियसली तकिया बहुत ही गंदी चीज़ है। ऊपर से बेडशीट भी अगर ये नहीं है तो ये धोके ही इसको रिप्लेस करके लगाते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। बिकॉज 300 में बुरा भी नहीं है, 300 में आपको एक रूम मिल रहा है, वो भी इनफ है। बट इसके लिए मैं आपको टिप देना चाहूँगा, जब भी आप राइड के लिए निकले, आपको पता है कि आप रूम लोगे एंड नॉर्मल बजट फ्रेंडली रूम लोगे, तो ज़रूर अपने साथ बेडशीट और पिलो कवर कैरी करें। और इतना भी नहीं कर सकते तो बेस्ट पार्ट है कि आप एक स्लीपिंग बैग में इन्वेस्ट कर दो, जो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है। मेरा स्लीपिंग बैग है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो 1400 रुपये का लिया था, -10 है, तो आज मैं इसी में सोऊंगा। एंड हाँ,
कभी भी बजट फ्रेंडली होटल्स के तकिए यूज़ कभी मत करना, कभी नहीं। तो यही था। एंड गर्म पानी इन्होंने का सुबह मिलता है, बट मैंने रिक्वेस्ट की कि सुबह से साइकिलिंग करो, पसीना पसीना हो गया। एंड देन वो भी थोड़ा इंप्रेस हो गए थे कि साइकिल से आया, तो उन्होंने गर्म पानी मेरे लिए अरेंज कर दिया है। तो फटाफट मैं फ्रेश होता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ। एंड यहाँ पे खाने की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं बाहर जाके खाना खाता हूँ। ओके, तो मैं नहा के आ चुका हूँ। ये पूरे कपड़े, अभी पैनियर बैग खुला तो सारे कपड़े बिखर चुके हैं। एंड अभी मैं जल्दी निकल जाता हूँ, अभी 7:30 बज रहे हैं सिर्फ। तो मैं फटाफट डिनर करके आ जाता हूँ, ताकि जल्दी से यहाँ पे मैं रात को सोने से पहले पैकिंग भी कर दूँ। एंड सुबह मैं 5 बजे छूटूंगा, तभी भी थोड़ी बहुत पैकिंग बचेगी, स्लीपिंग बैग वगैरह पैक करना होगा। तो अब मैं जाता हूँ डिनर करने। डिनर करके आ चुका हूँ। एक पानी की बोतल लेके आया हूँ, टेट्रा पैक लेके आया हूँ अमूल का। सुबह कॉफ़ी बनाऊंगा, बिस्किट लेके आया हूँ एंड कॉफ़ी का पैकेट लेके आया हूँ। एंड सिलेंडर गैस में ऑलरेडी लेके आया था, चाय चुई पीने के लिए। चाय का पैसा बच जाता है, कभी इमरजेंसी में मैगी बनानी है तो मैगी बन जाती है। तो फाइनली आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। देहरादून टू काशीपुर हमारा डे 1 यहीं कंप्लीट होता है। 200 किलोमीटर मैंने आज कवर किए। सुबह 4:30 बजे मैंने राइड स्टार्ट की थी और शाम को 6 बजे पहुंचा मैं काशीपुर। एंड डिनर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो जहां मैंने डिनर किया उस जगह का नाम था लाली का ढाबा। तो बहुत अमेजिंग था। 80 रुपये की थाली थी और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। ये था हमारा डे 1 यानी कि देहरादून टू काशीपुर। तो जो अगला ब्लॉग होगा यानी कि डे 2 वो होगा काशीपुर से हल्द्वानी, विच इज़ लाइक 75 किलोमीटर्स। हर वीडियो के एंड में मैं आपको टोटल एक्सपेंस भी बताऊंगा, तो उससे क्या होता है कि आपको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना खर्चा आ सकता है अगर आप भी ऐसे ट्रैवलिंग करते हो। तो आज का मेरा टोटल खर्चा है 600 रुपये, जिसमें मेरा सुबह की चाय 20 रुपये की एंड उसके बाद पराठे खाए मैंने, वो ब्रेकफास्ट में वो 60 रुपये के थे। दिन में मैंने लंच किया, वो 130 रुपये का खाना था। देन मैंने अभी 300 रुपये का रूम का रेंट दिया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 80 रुपये की अभी रात को डिनर किया। एंड देन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाटर बॉटल, चॉकलेट्स, वो तो अलग एक्सपेंसिव, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना खाते हो, कितना खर्चा करते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मेरी भी काफ़ी मेहनत लगी, मुझे बड़ी भयंकर नींद आ रही है, टांगे पूरी थक चुकी है। सो या इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भंडारी जी। I'll see you in the next video.